फ्रेंड्स, बात करती हूँ यूपीपीसीएस जीएस पेपर 3 के बारे में, जिसमें इंडियन इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स पे कल मैंने चर्चा की थी। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ फर्दर जितने भी टॉपिक्स हैं उस पे, और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो प्लीज आप इसको पेशेंस के साथ देखिएगा। हो सकता है थोड़ा लंबा वीडियो से, क्योंकि 15-20 मिनट के वीडियो में बहुत सारे टॉपिक कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज कल मैंने पॉवर्टी तक किया था, आज हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये टॉपिक। और ये टॉपिक ऐसा है जो हर एग्जामिनेशन में, या फिर इससे पीटी से क्वेश्चन पूछा जाए, पीटी में या फिर मेंस में, लेकिन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? वो एक कंडीशन है जिसमें एक इंडिविजुअल कोई जॉब करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, और वो स्किल्ड भी है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलता। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे कारणों से ये कंडीशन पैदा होती है, लेकिन मेन रूप से जो 7 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शन, इसके जितने टाइप्स है, उसकी जितनी क्वालिटीज है, उसको आप एक बार इन चीजों को जरूर देख लें। वॉलंटरी होता है, ठीक है, आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद इनवॉलंटरी होता है जिसमें आप काम करना चाहते हैं बट आपको जॉब नहीं मिलती। स्ट्रक्चर होता है जिसमें पूरा किसी कंपनी का या फिर इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता है, उसमें ऑटोमेशन के मोड पे चला जाता है, मशीनें चेंज की जाती है, बहुत सारी चीजें स्ट्रक्चरल फॉर्म पे जब डीप लेवल पे की जाती है, उनके रूट लेवल पे जब किया जाता है, रिफॉर्म कहते हैं या फिर कोई भी चेंजेस, उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसको स्ट्रक्चरल कहते हैं। सीजनल होता है, सीजनल होता है कि जैसे कहीं कि आप शुगर केन इंडस्ट्री में देख ले, इसमें सीजनल भी होता है। उस सीजन में जरूरत है, ले लिया, ठीक है, वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को इसमें नहीं लेते हैं, उसके बाद उनको छोड़ दिया। ठीक है, सीजनल में करते हैं। साइक्लिकल एक है, साइक्लिकल बहुत ये बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, ये बहुत बड़े लेवल पर इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करता है, जिसमें कि मेन रूप से रिसेशन होता है या कोई ऐसी पॉलिसी आई गवर्नमेंट के द्वारा जिसके कारण ऐसा रिसेशन आ गया, लोगों को हर जॉब से हटाना पड़ा, उसके कारण आती है। ठीक है, उसके बाद डिस्गस्टिंग आती है। तो इसमें क्या होता है? डिस्गस्ट में होता है कि जितने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या जैसे होता है, ये सबसे कॉमन है इंडिया में, कि मान लीजिए एक फार्म है, ठीक है, एक विलेज है, सपोज एक विलेज को लेते हैं, और उसमें 1000 लोगों की जरूरत है, पूरे पूरे फार्म को मिला के 1000 लोगों को काम करने की जरूरत है, बट उसमें क्या होता है 2000-3000 लोग होते हैं, मतलब एक्सेस होते हैं, जितने की जरूरत नहीं है, और उसमें वो लगे रहते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी आउटपुट ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन वो लगे हुए क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है कोई और। ठीक है, उसके बाद फ्रिक्शनल होता है। ठीक है, ये फ्रिक्शनल जो होता है, कोई कोई जॉब होता है टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो बेसिस पे मिलते हैं जॉब, उनको फ्रिक्शनल की कैटेगरी में ले सकते हैं। तो इनको आप देख लेंगे, इनका जो सबसे जो आईएलओ का एक डेफिनेशन होगा वो आप देख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों है, कौन क्या चैलेंजेस है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि, और हाँ, ये अभी जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग अभी हमारा जो पढ़े 2023-24 में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट के ये 3.1 हो गया है। ठीक है, पहले 6 था, 2017-18 के करीब में ये 6 था। ये गवर्नमेंट का डेटा है, इसको आप जरूर उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखने के बाद सबसे बड़ी बात, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस है क्या? सबसे पहले तो वर्ड होना चाहिए कि सोशल जस्टिस वर्ड क्या है। ऐसे में सबसे पहले आपको उस वर्ड को डिफाइन करना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें डेटा की कोई जरूरत नहीं है, इसमें की जो आपके की पॉइंट्स होंगे या यूज कई की वर्ड्स होंगे, और आपको डेफिनेशन पे ही इसमें मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, कि क्यों सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट आया उसमें क्यों आया, और कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, क्या क्या उसके बेसिक जो थ्योरी थ्योरी नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्ट में उसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में आता है, सबसे पहले तो ये आप जान जाए। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले है, कि जितने आपके पास रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट के पास या देश के पास जितने रिसोर्सेज है, उनको समान रूप से सभी वर्गों, सभी समुदायों में जब समान रूप से उसका लाभ पहुंचाना जरूरी है, या उनको डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है।
ठीक है, ये मेनली रिसोर्सेज है। उसके बाद जितने भी हमारे हर लेवल पे, हमारे हमारे समाज के हर लेवल पे जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब विभेद किया जाता है, किसी भी आधार पे हो सकता है। हो सकता है कि वो रेस के आधार पे किया जाए, जेंडर के आधार पे किया जाए, इनकम के आधार पे किया जाए, किसी भी आधार पे उसको जो एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है, क्योंकि ये मेन जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे की सोच यही है। यही 3-4 चीजें हैं जो आपको देना पड़ेगा, 4 पॉइंट्स हैं जो आपको देना पड़ेगा कि क्यों सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया और क्या है ये। ठीक है, तो उसके पहले एलिमिनेशन जब करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना होता है, वो लॉ के तरफ होता है, रिफॉर्म के तरफ होता है, कोई भी एक्शन हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम हो सकता है, स्कीम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको किया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उस ये करने के बाद, क्योंकि स्टेज वाइज ये रिफॉर्म्स होते हैं, करने के बाद सबसे पहले ये इंश्योर किया जाता है कि सबको जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इक्वल उसका अपॉर्चुनिटी सारे क्लास को मिलना चाहिए। ठीक है, या फिर इवन आप किसी प्रोग्राम की बात करें, हालांकि हम स्कीम ऑफ प्रोग्राम में ऐसा नहीं कहते, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो किसी स्पेशल ग्रुप्स के लिए होते हैं, या फिर ये क्लास के लिए होते हैं। ठीक है, कभी कभी जेंडर बेस्ड भी होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप नहीं कह सकते, ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि आप कभी कभी, ज्यादातर जो स्कीम्स होते हैं किन के लिए होते हैं, फार्मर्स के लिए होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन उनके लिए होते हैं, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए सबसे ज्यादा हमारे यहाँ स्कीम, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है। ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन के लिए है, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने की बात आती है, या फिर वुमेन्स की बात आती है। यही हमारे यहाँ वल्नरेबल सेक्शन जो अकाउंट होते हैं उनके लिए होते हैं। ठीक है, तो इन सब की जो सिक्योरिटी है, या फिर इनका जो वो कहते हैं डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए जो थॉट है उसके पीछे, उसको हम सोशल जस्टिस कहेंगे। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, और इसमें आपको गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स है वो भी देना है, चैलेंजेस सोशल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या क्या उनके लिए किया जाता है, ये कुछ चीजें आप उसमें दिखा देंगे। ठीक है, जैसे राइट टू एजुकेशन है, ये भी आ सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पीडीएस सिस्टम है, इन्हीं चीज को, पीडीएस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ग्रेन्स एंड फ्यूल्स दिए जाते हैं सारे लोगों को, ठीक है, वो इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। इवन आप मनरेगा को भी ले सकते हैं, लेकिन पीडीएस सिस्टम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आप जरूर करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, सोशल, एक है इंक्लूसिव ग्रोथ। इस पे बहुत लंबा डिस्कस मैं करूंगी, बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है इस पे बहुत, और 3-4 टॉपिक इससे मिले जुले होंगे। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इसमें जोड़ेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ को जोड़ेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब वैसे क्या होता है, अगर आप शॉर्ट में पूछेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, ग्रोथ है, उसको जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, यूं कहे कि प्रॉफिट है, ग्रोथ है, उसको समाज के हर भाग, हर वर्ग को उसके उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करना, इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब आप अगर देश के लिए कोई स्कीम आ रहा है, देश अगर आगे जा रहा है, कंट्री आगे जा रहा है, तो क्या हर व्यक्ति को उसका बेनिफिट मिल रहा है? और बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। नेशन के डेवलपमेंट में जब सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तभी उनको उनका फायदा मिल पाएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब समावेशी विकास। 12 अगर 5 ईयर प्लान की बात करें, उसमें भी ये थीम था, समावेशी विकास। ठीक है, इंक्लूसिव, समाज के हर लोग को, हर वर्ग को, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होना चाहिए, क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर इनकम डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी आधार पे विभेद को साइड करके अगर सारे सेक्शन के, हमारे समाज के सारे सेक्शन को जोड़ा जाता है, हमारे विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसका फायदा अल्टीमेटली उनको मिलना है।
ठीक है। आप बहुत सारे स्कीम्स देखेंगे, इसीलिए मैंने इनिशियल क्लास में ये भी बोला था अपने वीडियो में कि जितने भी स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट के, तो जब आप पीसीएस दे रहे हैं तो स्टेट के स्कीम्स को जानना है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं उसको आप सब डिवाइड कर दें, फर्दर डिवाइड कर दें, ठीक है। कि कोई वेलफेयर स्कीम है, इसके बाद इकोनॉमी के लिए है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है, जितने भी हैं, और उनको हर जगह आप जोड़ने की कोशिश करें। हर जगह, बिल्कुल हर जगह एग्जैक्ट नहीं जोड़ सकते, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में देखेंगे कि अगर इकोनॉमी की बात करें तो वेलफेयर स्कीम्स हर जगह आ जाएगा आपको। इंक्लूसिव ग्रोथ है, आप उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ में छोड़ नहीं सकते। तो स्कीम्स को समझना बहुत जरूरी है, इसको डिटेल के, इसके आप पर्पस को समझिए स्कीम्स के, उसके विजन को समझिए कि क्या है। कोई भी स्कीम है, ठीक है, जितनी गवर्नमेंट की, स्पेशली जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ यही है, लेकिन इस पे एक बहुत डिटेल में एक दिन वीडियो बनाऊंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी, इंक्लूसिव ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब ऐसे फार्मर्स के जो वेलफेयर के स्कीम्स हैं उन पे ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें मैं डिटेल हो सकता है 30-35 मिनट्स की एक वीडियो हो, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत फायदे होने। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस थोड़ी चीजें आपको याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जो मेजर क्रॉप्स हैं इनके लिए कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इस पे आप मेजर क्रॉप्स को, प्रोडक्शन को, इसमें डेटा की जरूरत है, इसमें डेटा दिखाना है आपको, रीजन दिखाना है आपको, डायग्राम जरूर शो करना है। अगर मान लीजिए आपको प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन पूछा जाता है, वीट के बारे में पूछा जाता है, तो आप यूपी का पूरा क्षेत्र दिखाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन यूपी में होता है, ठीक है। राइस का वेस्ट बंगाल आपको दिखाना पड़ेगा। ज्वार बाजरा, अगर मिलेट की बात होती है तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सा एरिया होता है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी, ठीक है। शुगर केन की बात होती है, वो क्वेश्चन भी, शुगर केन में एक क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि क्या क्या क्या, क्या हो रहा है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण शुगर प्रोडक्शन नॉर्थ इंडिया से हटकर सबसे ज्यादा साउथ में चला गया है, स्पेशली इन महाराष्ट्र में। वहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे इनपुट्स जो है बहुत अच्छे हैं, फर्टिलाइजर्स वहाँ बहुत अच्छे, सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक हो रही हैं वहाँ पे, जिसके कारण क्या, एरिया तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए किसी एक स्टेट में शुगर केन के अंडर में, तो वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो वो महाराष्ट्र हो जाता है, वहाँ का क्लाइमेट भी इसको सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए डायग्राम जरूरी है, क्योंकि आपको स्टेट पता होना चाहिए, रफली आप दिखा देंगे कि यहाँ पे ये स्टेट है। अगर आप पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं, जो मेरा सोचना है, तो हर जगह आपको अगर ऐसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं ज्योग्राफी से, स्पेशली इन ज्योग्राफी क्लास है, तो हर जगह आपको इंडिया का डायग्राम नहीं बनाना है, मैप नहीं बनाना है, क्योंकि वो काफी मोनोटोनस हो जाएगा, हर जगह आप इंडिया दिखा जाए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का डायग्राम सिंपल ड्रॉ करें, एक दो ऐसे डायग्राम होने चाहिए जो इंडिया का पूरा कंप्लीट डायग्राम हो, अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट का डायग्राम बनाए, उसको चीजों को शो किया। अगर ब्रह्मपुत्र रिवर पे कोई डैम है, मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, तो वो ब्रह्मपुत्र रिवर का आप दिखाएंगे कहाँ से है, कहाँ से जाता है, फ्लो होता है, बस एक छोटा सा डैम दिया। या फिर इवन माजुली की बात होती है, माजुली द्वीप की, यहाँ तक कि असम ने उसे एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनलैंड जो आइलैंड है वही है, ठीक है, रिवर आइलैंड कह सकते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए, और वो तभी होगा जब रोज आप हर दिन एटलस पे कुछ ना कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो एटलस पे काम करना अपना बंद मत कीजिए, ठीक है। अब मैं फर्दर इकोनॉमी के लिए भी कुछ वीडियो अलग से अपलोड करूंगी, और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी बहुत कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे भी मैं करूंगी, ठीक है। तो आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा एग्रीकल्चर में, क्लाइमेट, उसका कंडीशन आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम क्रॉप्स की बात करते हैं तो दो तीन चीजें, कुछ चीजें फैक्टर्स होती हैं वो कॉमन होती हैं,
ठीक है। एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन होना चाहिए हर जगह के, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो आपको कॉमन है हर जगह का। लेकिन दो तीन चीजें जो होती हैं जो हर जगह अलग अलग होते हैं, ठीक है, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, एल्टीट्यूड्स। अब चाय जहाँ पे होना है, चाय के बागान पे, तो आप अगर गंगा के बिल्कुल प्लेन में आप अगर इमेजिन कर रहे हैं चाय का प्रोडक्शन, हालांकि बिहार के किशनगंज में से स्टार्ट किया गया है और काफी वो सक्सेसफुल रहा है, लेकिन हर जगह आप उसको नहीं कर सकते। लो लैंड में आप चाय की जो खेती करना आपके पॉसिबल नहीं है। क्लाइमेटिक कंडीशन उसका हाई एल्टीट्यूड चाहिए, ठीक है। आपको वहाँ अच्छी बारिश, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होनी चाहिए, बट स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, वहाँ वाटर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। धूप भी ठाक चाहिए। तो ये सारी चीजें दार्जिलिंग में क्या है, असम में क्यों ऐसी है, ठीक है। तो आपको मन्नार में आप जाएंगे अगर साउथ में, तो वहां भी अच्छी प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले अगर हम क्रॉप की बात करते हैं, तो सबसे पहले उस जगह का जोग्राफिकल कंडीशन आपको जानना है, क्लाइमेट, प्रेसिपिटेशन, वहां धूप कितनी सॉरी, वहाँ सनराइज क्या कैसा है, सनलाइट की स्थिति क्या है, कितने दिन का एवरेज सनलाइट की स्थिति है, ठीक है। उसके बाद हम बाकी चीजों फैक्टर्स पे काम करेंगे, क्या इनपुट है, क्या कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वहाँ स्टोरेज की कैसी फैसिलिटी है, मार्केटिंग कैसा है वहाँ का, गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे वेलफेयर कोई स्कीम्स उसके रिगार्डिंग लॉन्च किया है, वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। लेकिन कुछ चीजें, कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे जिसको आपको हमेशा अप्लाई करना है, उसके बिना आपका प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जोग्राफिकल कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो भी बात करते हैं आप, टेक्नोलॉजी, अब इसमें भी आप जैसे जाएंगे आपको यहाँ भी स्कीम्स आ जाएंगे एग्रीकल्चर के, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, जो भी सिंचाई से रिलेटेड योजना है, कुसुम योजना है, जितनी स्कीम से आपको याद करके उसमें आपको देना है। अब आते हैं नेक्स्ट इश्यू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप डब्ल्यूटीओ में जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, और क्या उसमें इश्यूज रेज हो रहे हैं डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी तो बहुत लिमिटेड होता है। डायरेक्ट सब्सिडी उसको कह सकते हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी को फंड ट्रांसफर फार्मर्स को करती है, पैसे के रूप में जनरली करती है, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट सब्सिडी की कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट सब्सिडी की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया है। और सारे इनडायरेक्ट जितने भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है जिस भी फॉर्म में, आपको सब जानना है। एक तो वेलफेयर स्कीम देती है, पीडीएस भी उसी का पार्ट है, सब्सिडी का ही पार्ट है पीडीएस, ठीक है, क्योंकि आपको कम रेट पे, ठीक है, फूड ग्रेन्स जो एसेंशियल फूड कमोडिटीज हैं वो और फ्यूल्स हैं वो प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ जो एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, पीएम, हाँ ऐसा ही है, उसमें किसान सम्मान योजना वो 6,000 हर व्यक्ति को, हर फार्मर को दिया जाएगा, चाहे चाहे उसके कुछ भी, उनके लैंड साइज क्या है, उनका इनकम क्या है, ठीक है। 6,000 उनको एनुअल दिया जाएगा, उनको ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारे फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी दी जाती है, यूरिया पे, एनपीके पे दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। और आपको उसके बाद कुसुम निधि, कुसुम योजना जो है वो आपको सोलर पंप से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत सारे स्टेट है जो इलेक्ट्रिसिटी पे आपको सब्सिडी गवर्नमेंट देती है फार्मर्स को, तो वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सारे इसलिए कहती हूँ कि जितने वेलफेयर स्कीम्स हैं आप उनको एक बार ठीक से देख लीजिए और याद रखिए कि कहाँ किसको अप्लाई करना है, किस आंसर में कौन से वेलफेयर स्कीम्स को उसमें देना है, उस आंसर में सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, तो इसमें आप डब्ल्यूटीओ के प्रोविजन को जरूर देखेंगे, दोहा राउंड को देखेंगे, उरुग्वे राउंड को देखेंगे, सिंगापुर राउंड को देखेंगे, सारे देखेंगे। और डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच सबसे जो आज के डेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा है टैरिफ का ही, यूएस का जो टैरिफ इम्पोज किया इंडिया में, उसका भी सबसे पीछे जो रूट कॉज है यही है, सबसे बड़ा सब्सिडी। सब्सिडी देने का तरीका, उनके तरीके अलग है, इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी अलग तरीके। एक दिन मैं डब्ल्यूटीओ पे पूरा एक अपलोड करूंगी वीडियो, जिसको आप अच्छे से समझिए। हो सकता है कि वो वीडियो 1 घंटे का हो जाए, पूरा 1 घंटे का हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है,
देखिए आपकी इंडियन इकोनॉमी को मुझे जो लगता है एज ए सिटीजन या फिर आप एज ए एस्पिरेंट हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको समझना हर चीज को जरूरी है। इकोनॉमी का हर पर्सपेक्टिव आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज आना आना चाहिए, क्योंकि हम इकोनॉमी में ही जी रहे हैं। ज्योग्राफी में तो जी रहे हैं बट इकोनॉमी में भी जी रहे हैं। आपको अपने घर का बजट बनाना होता है तो इकोनॉमी है। आपको कितना खर्च करना है ये भी इकोनॉमी है। क्या क्या सामान लाना है आपको, हाउस होल्ड की कौन कौन से सामान लेना है, प्रायोरिटी लिस्ट आपकी क्या है, सब इकोनॉमी है। तो एज ए सिटीजन भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो एक दिन WTO पे एक दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगी, कोशिश करती हूँ 2-3 दिनों के अंदर कुछ ऐसे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लूंगी जिसकी डिटेल स्टडी बहुत ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं आपको वीडियो अपलोड कराऊंगी, ठीक है। अब आते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और आपका, क्योंकि आप जब भी न्यूज़पेपर उठाते हैं, ठीक है, इकोनॉमी चेक जब भी पेज आता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है और ये क्यों दिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हम जल्दी से पढ़ते हैं, हम समझ की आदत होती है और तुरंत उसे निकल जाते हैं। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है गवर्नमेंट इंश्योर करती है, सबसे पहले गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि एक जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है वो हमेशा होगा, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन बदल रही है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो जो फ्लक्चुएशन होता है और जो फार्मर को उसके कारण लॉस होता है, फार्मर को लॉस कब होगा, फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन जब होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब होगा उतार चढ़ाव। तो उसको कब लॉस होगा, फार्मर्स को कब लॉस होगा। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर न्यूज में देखते हैं कि ये बहुत सारे कितने टन आलू सड़ गए, ठीक है, टमाटर सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स स्पेशली, वैसे तो इसमें लिया नहीं जाता है MSP में टमाटर को, वैसे चीजों को मेनली फूड ग्रेन को लिया जाता है। तो उसमें ये गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि चाहे पीक सीजन पे भी उस फूड ग्रेन का, ठीक है, जितना भी नीचे प्राइस चला जाए, अगर बहुत लेट से कोई 40 रुपीज kg कोई एक फूड ग्रेन लेते हैं या 100 रुपीज ले लेते हैं, चला गया उसका। लेकिन पीक सीजन में हो सकता है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी हो जाती है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो रेट होता है एकाएक से ड्रॉप हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए 40 रुपीज kg आ गया तो ड्रॉप हो गया, तो 60 रुपीज का एटलीस्ट लॉस हो रहा है, एक फार्म 1 kg पे लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, उस लॉस को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए उसको कहती है कि एक मिनिमम प्राइस हम आपको देंगे, चाहे 40 रुपीज क्यों नहीं हो गया, लेकिन अगर 40 रुपीज हो गया है तो आपको 100 रुपीज पे वो गवर्नमेंट आपसे ले लेगी, वो ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स ले लेगी। दिस इज कॉल्ड MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक समर्थन सपोर्ट दिया जाता है। और ये भी क्या अगर देखते हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडी है, द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट सब्सिडी, क्योंकि गवर्नमेंट वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कैश पे नहीं कर रही है, पेमेंट नहीं कर रही है उनको, लेकिन उनको सपोर्ट कर रही है कि आपकी कितनी भी फ्लक्चुएशन के कारण रेट डाउन जा रहा है, लेकिन एक ये बेस रेट है, ठीक है, बेस रेट होता है जिसके नीचे हम, उससे नीचे आपको बेचने की जरूरत नहीं है जितना आपका है। और 23 अभी के टाइम पे जो फसल है, टोटल क्रॉप्स है, वो 23 क्रॉप्स है। कभी कभी बारिश आ गई, कुछ चक्रवात अगर साइक्लोनिक एरिया में है तो वहां साइक्लोन आ गए, ठीक है, तो वहां पे भी डैम पूरी क्रॉप्स खत्म हो जाती है। तो उन लोगों को ये वल्नरेबल, जो वल्नरेबल हो जाते हैं, वहां की जो फसल होते हैं वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, तो उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। ताकि ये भी होता है कि जितने फार्मर्स है इंडिया के धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं जॉब पे, तो वो भी अपना ये फार्मिंग ना छोड़े, ये भी होता है, ठीक है। और ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है इसके लिए, वो हमेशा इसे तय करता है, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, जो इसका रेट तय करता है। इसको रिवाइज भी किया जाता है, हमेशा रिवाइज किया जाता रहता है हमेशा, ठीक है। उसमें क्रॉप की संख्या भी घटती बढ़ती रहती है, फसल की संख्या घटती बढ़ती रहती है, तो इसे आप देख लेंगे एक बार, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें दिया क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो, सॉरी, MSP में, हाँ MSP चल रहा था, तो MSP को आप एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है।
एमएसपी। अब पीडीएस को पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें बाकी जितने टॉपिक्स हैं मैं उस पर डिस्कस करने के लिए अभी तक के लिए थैंक यू।